तो जेंडर बजटिंग पे बेटा एक आर्टिकल आया था। तो जेंडर बजटिंग जो है आपका GS3 का सिलेबस में है पार्ट। जेंडर बजटिंग जो है आपका क्लियरली मेंशन्ड है GS3 के अंदर, इकोनॉमिक्स के पार्ट में, इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में। तो जब भी इससे कुछ रिलेटेड आए कोई छोटी मोटी इंफॉर्मेशन तो इसे ऐड कर दिया करना। क्योंकि इस पर अगर शॉर्ट नोट या क्वेश्चन लिखना आया तो यू विल बी एबल टू राइट सम, you will have some fodder material to include in your answer। तो अभी रिसेंटली ये आर्टिकल आया था। तो हुआ क्या कि जेंडर बजटिंग का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2005-6 के अंदर UPA 1 गवर्नमेंट जब आई थी, मनमोहन सिंह जब PM बने थे, तो 2005-06 के अंदर ये आपका जेंडर बजटिंग एज ए कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि बजट के साथ आप एक जेंडर बजट स्टेटमेंट भी लेके आते हो, जिसमें ये बताते हो कि बजट का कितना प्रोपोर्शन, कितना पार्ट जो है आपका वुमेन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर में यूज किया गया है। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर में कितना आपका बजट का पार्ट, टोटल बजट ऑफ इंडिया का, यूनियन बजट का कितना प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज वुमेन स्पेसिफिक, वुमेन के लिए एलोकेट किया गया है। तो अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ऑन एन एवरेज वो 5% जो बजट का पार्ट होता है ईच ईयर, वो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए यूज होता है। बाकी के बजट में भी वुमेन को बेनिफिट मिलता होगा 95% के रिमेनिंग, बट 5% तो स्पेसिफिकली वुमेन को डायरेक्ट उसके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट एलोकेट किया है। तो हिस्टोरिकली ये 5% डेटा रहा है, लेकिन रिसेंटली इसमें जंप आया, 6.8% चला गया ये ऑफ द ओवरऑल बजट। और अगर पूरे के पूरे GDP के बारे में देखें, GDP एज ए परसेंटेज ऑफ GDP देखें, तो अगर पूरे के पूरे देश की 100%, 100 रुपीज GDP है, तो उसमें से 1% ऑफ GDP, 1 रुपी जो है वुमेन को एलोकेट करा गया। जेंडर बजट स्टेटमेंट ने ये रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो जेंडर बजट स्टेटमेंट में ना 3 पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट A, B, C। तो टाइम एंड अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के बेनिफिट के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट ने बार बार ये बोला है कि आप जो है इसके अंदर एनोमलीज ठीक करें। इसमें 2 प्रकार की एनोमलीज होती हैं, एनोमलीज जेंडर बजट स्टेटमेंट के अंदर। एक तो भाई आपकी ना अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है किसी स्कीम की, ओवर रिपोर्टिंग हो सकती है किसी स्कीम की। जैसे कि कोई स्कीम स्कीम का पूरा बजट आपने एलोकेट कर दिया, मेंशन कर दिया जेंडर बजट स्टेटमेंट में कि अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना, PMJ, PMA, सॉरी, वो जन आरोग्य योजना है, PMJ प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, PMA। तो ये PMA प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, जितनी भी मनी एलोकेट करी गई, स्पेंड करी गई, वो एंटायरली आपने जेंडर बजट में लिख दी है। हावेवर ये श्योरिटी नहीं है कि वो जो बेनिफिशियरी हैं PM आवास योजना के, जो मकान मालिक बने होंगे, जो ओनर बने होंगे, वो सारी वुमेन ही होंगी। बहुत सारे मेन भी रहे होंगे, ऐसे केसेस भी रहे होंगे, बट आपने पूरा का पूरा बजट जो है, जितना भी एक्सपेंडिचर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पर किया, वो आपने जेंडर बजट स्टेटमेंट में डाल दिया। और वो जो है ओवर रिपोर्टिंग कर सकता है। इसी तरीके से अंडर रिपोर्टिंग भी हो सकती है किसी और स्कीम की, जहां पर आपने एलोकेशन तो वुमेन की दिखाई के 30% बजट, 30% ऑफ द स्कीम का बेनिफिट वुमेन को हुआ है, बट मे बी 30% से ज्यादा हुआ हो। तो ये एनोमलीज होती है कि ओवर रिपोर्टिंग हो जाए या अंडर रिपोर्टिंग हो जाए। ओवर रिपोर्टिंग होगी तो डेफिनेटली वो चीज जो है ज्यादा आपका बजट एक्सपेंडिचर दिखाएगी जेंडर बजट, बट एक्चुअली में बेनिफिट नहीं कर रही होगी वुमेन को। इसी तरीके से अंडर रिपोर्टिंग है। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग फिर सफिशिएंट पिक्चर नहीं दिखाएगी कि हाउ मच द गवर्नमेंट इज बेनिफिटिंग द वुमेन। एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेशन मिसिंग रहता है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जब ये कोई भी स्कीम को अगर जेंडर बजट स्टेटमेंट में
उसका बजट एलोकेट किया, उस चीज स्कीम को मेंशन किया गया, तो एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं प्रॉपर कि वाई 100% एलोकेशन, वाई दिस स्कीम इज रिटन इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब चलो ये देख लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी, सी होता क्या है। तो पार्ट ए में कोई अगर स्कीम मेंशन्ड है कि ये पीएम आवास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना का जो भी बजट होगा, सपोज करो इसमें 100 करोड़ का बजट था और इसमें अंदर भी 100 करोड़ का बजट था, और आपने ये दोनों स्कीम्स पार्ट ए में डाल दी, तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर बजट 200 करोड़ एलोकेट करेंगे। पार्ट ए में हम उन स्कीम्स को मेंशन करते हैं जहां पर 100% एलोकेशन फॉर वुमेन है, जैसे कि पीएम आवास योजना में सारा का सारा बेनिफिट वुमेन को ही गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट होंगे और एलोकेट होंगे, उसका जो हेड होगा वो वुमेन होगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, वुमेन हेड नहीं रही, वुमेन हेड डेड हो गई, या वुमेन थी ही नहीं लेकिन पीएम आवास योजना का बेनिफिशियरी एक हाउस होल्ड हुआ है, अब वुमेन नहीं थी तो मैन को ओनर बनाया गया होगा, बट आपने उसको 100% वुमेन एलोकेशन फॉर वुमेन में डाल दिया, तो इससे ओवर रिपोर्टिंग काइंड ऑफ हो सकती है। तो 100% जब हो कि एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसमें सारे बेनिफिशियरी वुमेन ही है, तो उसको पार्ट ए में डालते हैं। पार्ट बी में क्या होता है, ऐसी स्कीम जैसे मनरेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन स्कीम्स में अगर 100 करोड़ एलोकेट हुए तो उसमें मान लीजिए 50 करोड़ रुपीस वुमेन बेनिफिशियरी को गया, तो वो स्कीम पार्ट बी में डाली जाएगी, वो एलोकेशन, वो एक्सपेंडिचर पार्ट बी में शो होगा। तो पार्ट बी में रेंज दे रखी है 30% से अबव और 99% तक। जो भी ऐसी स्कीम होगी जो टोटल बजट की 30% से लेके 99% तक एलोकेट करेगी वुमेन स्पेसिफिक एम्पावरमेंट के लिए एक्सपेंडिचर, उसको पार्ट बी में डालेंगे। जो बिलो 30% होगी उसको आप पार्ट सी में डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, आपने क्या देखा है कि जेंडर बजट जो है 1% ऑफ जीडीपी चला गया, एट द सेम टाइम वो टोटल बजट का 5% का, वो एक एवरेज रहती थी 6.8% हो गया। और पार्ट ए जो है, पार्ट ए हमेशा से 15, 16, 19, 20 ऐसा परसेंटेज टोटल बजट का, मींस ए बी सी को अगर जोड़ दें तो जितना भी टोटल जेंडर बजट है उसका पार्ट ए जो 100% वुमेन एलोकेशन है, जो कि ये दिखाता है कि हाउ मच फोकस्ड वी आर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, उसका जो शेयर है वो अराउंड 20% के अराउंड फ्लक्चुएट करता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वो क्रॉस कर गया है 30% को, तो 39% था, 34% था। तो ये कैसे हुआ, इसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसमें इन्होंने बताया कि जो पीएम ए आवास योजना है वो पहले पार्ट बी में डाली जाती थी, ठीक है, अब वो पार्ट ए में उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, और ये ओवर रिपोर्टिंग हो सकती है क्योंकि सारे बेनिफिशियरी वुमेन नहीं है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो वुमेन के पार्ट ए में डाला गया है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और मनरेगा, तो मनरेगा में वो कह रहे हैं कि अंडर रिपोर्टिंग है। अंडर रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो वर्क डेज एलोकेट हुए थे मनरेगा के अंदर, ठीक है बेटा, तो मनरेगा के अंदर वर्क डेज एलोकेट हुए थे वो 59% थे। मतलब अगर 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई तो 59 डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वुमेन ने की, वुमेन के लिए हुई, तो यानी मनी 59% बजट मनरेगा का किसके पास गया होगा, वुमेन के पास गया होगा। बट आपने इसको जो है यहाँ पर पार्ट सी में 30% ही एलोकेट करके दिखाया है, लाइक सी 33%। सो 33% ही रिफ्लेक्ट किया है, मीन्स मनरेगा में वुमेन ने 59% डेज का वर्क किया तो उसको 59% रिसीव हुआ होगा, लेकिन आपने क्या शो करा है पार्ट बी में जेंडर बजट स्टेटमेंट में कि वुमेन ने रिसीव करा 33% ऑफ द मनरेगा टोटल बजट। हावेवर वो रिफ्लेक्ट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 59%। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझानी थी। और पीएम किसान
वो स्कीम है जो पार्ट सी में डाली जाती है, क्योंकि इसमें वुमेन को बिलो 30% एलोकेशन होती हैं। इनफैक्ट 25% टू बी स्पेसिफिक हुई हैं। और इसका रीज़न यही है कि वुमेन ओनरशिप तो होती नहीं लैंड की हमारी कंट्री में। फार्मर्स में, एग्रीकल्चर में मेल मेल्स के अंदर, आई मीन मेन उसका मेल्स जो होते हैं वो हेड होते हैं लैंड के, उनके अंडर लैंड टाइटलिंग होती है और वो ओनर होते हैं। तो ओनरशिप ऑफ वुमेन, लैंड ओनरशिप ऑफ वुमेन इज़ वेरी पुअर इन इंडिया, देयरफॉर डेफिनेटली पीएम किसान का बेनिफिट भी उन्हें कम जाएगा। सो क्रिटिसिज्म क्या है जेंडर बजटिंग का, कि एक्सप्लेनिंग नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करते। सो जेंडर बजट स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन मिसिंग है। बस इसमें अंदर और कुछ खास नहीं था, बट ये जो डेटा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको फ्यूचर में आंसर लिखने में हेल्प करेंगी। कभी भी जेंडर बजट का आएगा तो ये करंट स्पेसिफिक चीज़ें अगर आप इंक्लूड कर लोगे और एक दो स्कीम को ध्यान में रखोगे और पता होगा कि जेंडर बजट कैसे पेश किया जाता है, वो पार्ट ए बी सी होते हैं, उसकी अंडर रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग ठीक होनी चाहिए, ये आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन ठीक होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये आर्टिकल रीड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसमें और कुछ है नहीं। बस इसमें डेटा याद रखना है कि 1% ऑफ जीडीपी जेंडर बजट हो गया है। तो वुमेन से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए, ऐसे आए, तो आप लिख सकते हो कि जेंडर बजट, हाउ जेंडर बजट is helping women empowerment in India, because 1% of GDP is going towards specific women related programs, and of the total budget it is going for 6.8% पूरा का पूरा बजट का। तो ये था। और एक और जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट है, टैक्स डिलेमा। टैक्स डिलेमा से पहले आपको मैं ये कराता हूँ बेटा, बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो बैंक प्राइवेटाइजेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि क्या हुआ। बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आर्टिकल क्यों आ रहा है, हावेवर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डील करेंगे पेपर 2 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक आरबीआई का पूरा रिसर्च पेपर है, एंड इवन आरबीआई डिड नॉट सपोर्टेड fully bank privatization. It is also showing some of the positives of the public sector banks. However, recently, Arvind Pangaria, the member of 16th Finance Commission, wrote something in the Mint newspaper or in Business Line that India should pursue the bank privatization to reduce the problem of NPA. So NPA की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत लंबे टाइम से चल रही है। सो एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स जो आपने लोन दे दिया है, यू हैव गिवन द लोन, सो लोन्स आर क्लासिफाइड एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक। तो अब ये जो एसेट्स हैं ये नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग ये कब हो जाते हैं बेटा? जब आपने जो लोन दिया है 90 डेज तक उसकी इंस्टॉलमेंट अगर वापस नहीं आई, ठीक है, ठीक है, अगर 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट वापस नहीं आई तो यू विड क्लासीफाई इट एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो एनपीएस जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बैंक्स पर प्रेशर आ जाता है कि वो और कम लोनिंग करें, क्योंकि उनके एसेट्स ऑलरेडी पुअर है, तो बैंक की स्ट्रेंथ वीक होती है और देयर लोनिंग एबिलिटी डिक्रीजेज। तो वो लोन जो है देना डिक्रीज कर देते हैं। क्यों? ऑलरेडी आपने जो एक, इट्स काइंड ऑफ यू इन्वेस्टेड सम ऑफ योर मनी इन शेयर मार्केट एंड यू आर फेसिंग लॉस, देन यू वुड, इट्स नेचुरल दैट यू विल फील स्केयर्ड ऑफ इन्वेस्टिंग मोर इनटू इट। सो यही होता है कि लोन फिर जो है रिड्यूस लैंडिंग करता है बैंक्स। एंड इनफैक्ट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस एक टर्म होती हैं जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ा करोगे, पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। जैसे ही पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनपीएस क्रॉस करता है तो आरबीआई जो है इन पर ऑब्लिगेशन लगा देगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, दैट यू कैन नॉट डू मोर लैंडिंग अनलेस एंड अनटिल यू करेक्ट योर एनपीएस। इसके और भी रिpercussion होते हैं जब एनपीएस इंक्रीज होते हैं बेटा। तो एनपीएस इंक्रीज होने से और भी रिpercussion होते हैं कि आप क्या करोगे इस एनपीएस की करेक्शन, इसको करेक्ट करने के लिए आप जो है एफडी के रेट गिराओगे, ठीक है। एफडी के रेट इसलिए गिराओगे क्योंकि आप अर्न क्या करते हो, आप अपना प्रॉफिट कहाँ से बनाते हो? एफडी का रेट कम होता है, लोन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो बीच का मार्जिन होता है उसी से तो आप बेनिफिट अर्न करते हो बेटा।
एफडी और लोन के रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है। सो इफ एफडी रेट इज 7% एंड द लोन रेट इज 9%, तो 2% प्रीमियम बैंक का होता है, इसी से वो अर्निंग करता है। तो फिर वो एफडी का रेट रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, या फिर क्रॉस सब्सिडाइज करेगा। क्रॉस सब्सिडाइज का मतलब ये होता है कि अदर जो ऑटोमोबाइल्स बायर्स हैं या और छोटे लोन बोरोवर्स हैं, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें अपनी कहीं ना कहीं से तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो ये ओवरऑल क्या करता है फिर, एडी को अफेक्ट करता है। मींस बाइंग परचेजिंग कम करेंगे लोग, बोरो कम करेंगे, और इन्वेस्टमेंट को भी इफेक्ट करता है। एंड देन ऑल दीज थिंग्स स्पिल ओवर टू जीडीपी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनपीएस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। अब पॉइंट ये है कि एनपीएस की प्रॉब्लम इंडिया में दो बार हुई है। एक 1990s के सेकंड पार्ट में हुई। तो इस सेकंड पार्ट में एनपीएस बहुत इंक्रीज हो गए थे। ठीक है। और फिर जो मेजर प्रॉब्लम हुई वो 2014 के बाद हुई। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंडिया के एनपीएस जो हैं इंक्रीज होते चले गए। हावेवर वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी 2014 से पहले भी, बट उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने लग गए। और जो टोटल डिपॉजिट्स होते थे बैंक के, उसके लगभग 13 14 ऐसे 15% कुछ ऐसे तरीके के एनपीएस रिफ्लेक्ट होने लग गए थे। तो ये जो एनपीएस थे, इनको फिर इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसने एक टर्म यूज करी थी, बैलेंस शीट सिंड्रोम। बैलेंस शीट सिंड्रोम का मतलब है कि डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम। तो होता क्या है डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम में, कि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, इसने लोन लिया है, बट समहाउ इसकी बैलेंस शीट खराब हो गई। मींस डेबिट क्रेडिट। तो इसने काफ़ी सारा लोन रेज कर लिया, बट इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं रही। सो इसकी बैलेंस शीट डिटीरियोरेट हो गई। अब ये जो है बैंक को इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा। ठीक है। नो इंस्टॉलमेंट। सो देयर फोर बैंक की बैलेंस शीट खराब हो गई। ठीक है। और इसी को बोलते हैं डबल बैलेंस शीट सिंड्रोम। लेटर ऑन 2017 में क्या हुआ था कि ना सिर्फ ये बैंक बैलेंस शीट खराब हो गई थी, इनफैक्ट बैंक बैलेंस शीट जो है स्पिल ओवर हो गई थी एनबीएफसी सेक्टर्स पे। एक क्राइसिस हुआ था, जो तुम पढ़ा करोगे, आईएल एंड एफएस क्राइसिस। ये एनबीएफसी थी, इसकी बैलेंस शीट भी खराब हो गई थी। तो ओवरऑल आपके फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत पुअर हेल्थ हो जाती है जब आपके एनपीएस इंक्रीज होने शुरू होते हैं, तो वो स्पिल ओवर करते हैं एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर में। हावेवर देखा जाए तो रियल प्रॉब्लम रियल इकोनॉमी से ही शुरू हुई। मीन्स ये क्यों हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट वाई वी रेड्डी का एक बहुत अच्छा मुझे कोट लगता है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है मुझे। तो किसी ने पूछा कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, गिर गई, टेल मी द मोस्ट फंडामेंटल रीजन कि बिल्डिंग गिर गई होगी। ऐसा क्यों हुआ होगा कि बिल्डिंग गिर गई। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देंगे। कंस्ट्रक्शन खराब होगा, बेस खराब होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये बेस खराब होना, ये सीमेंट खराब होना, ये मैटर नहीं करता, बिल्डिंग फ्लोट करती रहेगी। तो वाई वी रेड्डी ने ये बोला कि दीज क्राइसिस आर वेरी नेचुरल। क्राइसिस come all crisis runs in a cycle. Or after every 200 I mean 20 30 years you will see a crisis. It is a cycle बेसिकली, जो हम ट्रेड साइकिल देखते हैं। ट्रेड साइकिल जो आप देखते हो ना, ये हमारा जीडीपी की लाइन होती है, एवरेज जीडीपी की लाइन होती है, जो स्टेबल ग्रोथ रेट होती हैं। कई बार तो मैं इसे हेराडोमर नाइफ एज भी बोल देता हूँ। मीन्स एकदम स्टेबल है, एडी ए एस। यहाँ पर ना एडी इक्वल टू ए एस है इस पूरी लाइन पे। हावेवर
ये फ्लक्चुएशन देख रहे हो, यहाँ पर एडी इक्वल टू एएस नहीं है। कभी एडी नीचे गिर गया है, और कभी एडी ज्यादा हो गया है एएस से। जब ज्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन, जब नीचे गिरा है तो रिसेशन। ठीक है, तो ये होता रहता है, फ्लक्चुएशन आती रहती है। टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, शुम्पीटर की इनोवेशन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वाली थ्योरी के बेसिस पे हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। इंडिया में क्या हुआ था 2008 के बाद ना, सडन डिमांड फॉल हो गई थी, क्योंकि क्राइसिस का कुछ इफेक्ट आया था कि यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हुई थी, और जो है बहुत सारी बोरोइंग करी गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और अदर, जैसे कि कोल माइन एलोकेट करी गई थी, तो वो कोर्ट केसेस में, 2G स्पेक्ट्रम में, ये बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर ने बोरोइंग की थी, वो सारे के सारे पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड यूज करते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से वो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस में स्टक हो गए थे, और बहुत सारे उनकी प्रोजेक्ट्स की डिमांड ड्यू टू कुछ ग्लोबल एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से भी गिर गई थी। तो क्या हुआ था उनकी फिर इन्वेस्टमेंट, रोड तो बन नहीं पा रहा, लोन तो ले लिया आपने, अब रोड बन जाए और उससे टोल कलेक्ट करूं तो इंस्टॉलमेंट दूं। अब रोड तो रुक गया है, क्योंकि उस पर केस हो गया है। ऐसे ही कोल माइन में पैसे तो ले लिए, अब वहां से कोल एक्सट्रैक्ट करके सेल करूं, प्रॉफिट आए तो इंस्टॉलमेंट दूं। तो ये रियल इकोनॉमी में क्राइसिस आया, और उसकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारी हाइपोथेसिस है। वाई वी रेड्डी तो ये कहते हैं दिस इज अ नेचुरल थिंग। सम पीपल से कि ये पॉलिसी पैरालिसिस ड्रिवन है। आप पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होता, आप ये हर्डल्स क्रिएट नहीं करते प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैंक का इम्प्रूडेंट बिहेवियर था, बैंकिंग सेक्टर का मिसबिहेवियर था, बैंकिंग सेक्टर की इनएफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से ये एनपीएस इंक्रीज हुए, और इसीलिए इसे प्राइवेटाइज करना चाहिए। वो इनएफिशिएंसी क्या थी? वो इनएफिशिएंसी ये थी कि अ, मैंने आपको बैरोमीटर फॉर्म बताई थी, ठीक है, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बैरोमीटर फॉर्म में क्या होता है कि एक फॉर्म होती है जो लीडर होती है, जो रिसर्च करती है, फोरकास्ट करती है। ये बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई है। तो सपोज करो ये ए इंडिविजुअल है, इसने लोन ले रखे हैं यूनियन से, कैनरा से, और बाकी सारे और भी बहुत सारे बैंक से, जो कि पब्लिक सेक्टर के हैं। तो ये जब लोन लेने आता है, तो ये लोग रिसर्च नहीं करते हैं इसके प्रोजेक्ट में कितनी रिस्कीनेस है, कितना बेनिफिट है, क्या इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो है, क्या रिटर्न है। ये लोग देखते हैं कि क्या एसबीआई ने इसको लोन दिया है। सो इफ एसबीआई हैज गिवन लोन, तो एसबीआई ने रिसर्च करा होगा, उसे प्रॉफिटेबल लगा होगा, तो हम क्यों अपनी कॉस्ट और टाइम वेस्ट करें, हम भी दे देते हैं। अब ये जो बिहेवियर है, इसकी वजह से क्रॉस चेकिंग नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी जॉब सेफ है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में है। एट द सेम टाइम इन मैनेजर्स को पॉलिटिशियंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हाँ भाई, लोनिंग करो आप, प्रॉब्लम आएगी तो पब्लिक सेक्टर है, बेल आउट हम कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे इंद्रधनुष प्रोजेक्ट था एक, जिसमें बैंक की कैपिटलाइजेशन इंक्रीज करी जाती है। कि चलो ठीक है, बेसल नॉर्म्स होते हैं जो आप पढ़ोगे इसमें, कि कैपिटल रिक्वायर्ड एडिक्वेसी रेशो, CRAR। तो ये बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये सर्टेन 9% वगैरह तक होनी चाहिए। तो इसके अंदर कैलकुलेशन में आपके ऊपर एनपीएस और ये एसेट्स होते हैं, मतलब एज पर देयर रिस्कीनेस, और नीचे होता है कि कैपिटल, कितनी कैपिटल बैंक की खुद की है। तो जब ये
ऊपर वाली एसेट्स रिस्की होती जाती हैं, जब इंक्रीज होंगे एनपीए तो जो न्यूमरेटर होगा बेटा वो इंक्रीज होता जाएगा और आप बेसल लॉ को ब्रीच कर दोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली क्या करती है, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करती रहती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तो कैपिटलाइज करेगी अगर लॉस हो गया तो। ये भी तो काइंड ऑफ एक सब्सिडी है एक, क्योंकि उसी पैसे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ वेलफेयर स्कीम भी रन करती। और ऐसा परवर्स बिहेवियर हुआ क्यों? क्योंकि मैनेजर को कोई डर नहीं, बेल आउट हो जाएगा। पॉलिटिशियंस उनकी मैनेजर्स अपॉइंटमेंट, बड़े मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, इनके अपॉइंटमेंट को अफेक्ट करते हैं। और मैनेजर्स पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर प्रमोशन किस बेसिस पे होगी कि वो जो है एनपीएस को लो करके दिखाएं। जब लो करके दिखाएंगे तो उनकी प्रमोशन होगी। लो करके दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अंडर द कारपेट वो एनपीएस को ट्रू पिक्चर दिखाते नहीं है, सच्चाई नहीं दिखाते हैं बेसिकली। सच्चाई नहीं दिखाने का मतलब ये होता है कि 90th डे इंस्टॉलमेंट आनी थी, नहीं आई, तो मुझे एनपीएस में वो क्लासिफाई करना चाहिए। उससे पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उसे कि भाई आप वो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए दूसरा लोन ले लो, फ्रेश लोन, ताकि मैं अपनी बुक के अंदर उसमें एनपीए क्लासिफाई ना करूं। या तो मेरे बैंक से ले लो या मेरी किसी ब्रांच से ले लो, किसी और बैंक से ले लो। और ये नेक्सस डेवलप हो जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, मैनेजर्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो है परवर्स इंसेंटिव है कि बैंक अगर घाटे में भी जाएगा तो गवर्नमेंट बेल आउट करेगी। वो मैनेजर को इंसेंटिव है एनपीएस को अंडर द कारपेट रखने का। ठीक है। इस परवर्स बिहेवियर की वजह से ये आर्ग्यू किया जाता है कि एनपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और इन एनपीएस की वजह से लैंडिंग अफेक्ट होती है। लैंडिंग अफेक्ट होती है तो इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है, जीडीपी अफेक्ट होती है। अब इस चीज को करेक्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए। वो प्राइवेट सेक्टर में ये वाली परवर्स इंसेंटिव्स जो हैं खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिशियंस अफेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट हैं। एट द सेम टाइम मैनेजर के पास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हम लोग ज़्यादा विजिलिटी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपेरेंट नहीं लग रहा है तो कस्टमर वहाँ पे पैसे डिपॉजिट नहीं कराएगा। पब्लिक सेक्टर में हम लोग सब सेफ फील करते हैं तो हम डिपॉजिट करा देते हैं। ऑल दो डिपॉजिट का इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो केवल 5 लाख है, बट स्टिल हमारे को एक कॉन्फिडेंस होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी। सो इसमें क्या होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। और ये लाइन बार बार आप इस पेपर में यूज कर सकते हो, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। ट्रांसपेरेंसी, सच दिखा दो, उसके अंदर काफी सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। जब भी आप सच दिखाते हो तो क्योस क्रिएट होता है सोसाइटी में, सिस्टम में। लेकिन वो क्योस फ्यूचर के लिए बेटर होता है। देन द ट्रांसपेरेंसी कम्स। इनिशियली थिंग्स गेट वर्स बिफोर गेटिंग बेटर। सो ये कुछ आर्ग्यूमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर के कंटेक्स्ट में हम लोग देते हैं। प्राइवेट सेक्टर के कंटेक्स्ट में ये सारी आर्ग्यूमेंट दी गई है कि क्यों बैंक प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो उसी के काउंटर में ये आर्टिकल आया हुआ है। ये आर्टिकल आया है कि क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक फेल होते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के एनपीएस होते हैं? तो यहाँ पर आर्ग्यू करा गया है कि ऐसा नहीं है। ये लिस्ट है उन सारे प्राइवेट बैंक्स की जो कि यूएस के अंदर फेल हो गए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट फुल प्रूफ अगेंस्ट बैंक फेलियर। उनके भी एनपीएस इकट्ठे होते हैं। तो इसको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में शेखर स्वामी ने एक्सप्लेन किया है कि हमारे इंडिया के अंदर पहला बैंक फेलियर जो कि प्राइवेट था 1906 में हुआ था, अर्बुथ नॉट एंड कंपनी। इसमें बैंक नाम तो नहीं लिखा हुआ था लेकिन ये कंपनी थी, 11,000 एम्प्लॉइज थे इसके पास, 11 से 12 हजार, और 3 करोड़ के डिपॉजिट्स थे और 7 हजार डिपॉजिटर्स थे। ये बहुत बड़ा बैंक था। उस टाइम पे जब मिडिल क्लास की जो इनकम थी सिर्फ 100 रुपीज अ मंथ थी, उस टाइम पर 3 करोड़ डिपॉजिट्स होना
तो ये बैंक लोनिंग लैंडिंग और डिपॉजिटिंग का काम करती थी। तो ये व्हाट इट वाज अ काइंड ऑफ बैंक। ये 1906 में, 100 साल पुराना बैंक था, 1806 से 1906, और ये 1906 में फेल हो गया। इसकी क्या रीजंस रहे थे? सेम रीजंस रहे थे। कमर्शियल एक्टिविटी में डिपॉजिटर्स को डाला था जिन्होंने लॉस फेस करा, जैसे हमारे 2008 के बाद इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टक हो गए, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। आपने बोरोइंग कर ली और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उसमें इनकैश होने में और उसमें जो है टोल कलेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। बाय द टाइम अगर आपने 6 महीने का प्रोजेक्ट था, 6 महीने तक बोरोइंग करी थी और वो रोड कंप्लीट नहीं हो पाया, देन यू आर इन अ बिग मेस। बिकॉज आपको इंस्टॉलमेंट तो हर महीने पे करनी है, तो कहाँ से पे करोगे? तो कमर्शियल एक्टिविटी रियल सेक्टर में जब भी हर्ट होती है, देन इट इवेंचुअली लीड्स स्पिल ओवर टू द फाइनेंशियल सेक्टर। तो एनपीएस स्टार्ट हो गए थे इसके अंदर। दूसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यहाँ पर भी हुआ था, फ्रॉड हुआ था। और लेजर को भी जो है शफल करा गया था टू कवर द मिस्टेक्स। तो जो चीज मैंने अभी आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बताई कि मैनेजर्स क्या है, उनका टारगेट होता है एनपीएस को कम से कम रखना, देयर प्रमोशन, देयर स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दैट, their credibility, goodwill depends upon that. So therefore they themselves help those loan takers uh, to pay their installment on 89th day by retaking the loan. इसको बोलते हैं काइटिंग, पतंग उड़ाना। काइटिंग होती है ये, इसके फाइनेंशियल टर्म जो यूज होती हैं, काइटिंग बोलते हैं इसे। या इसको और थोड़ा सा लेमैन टर्म में बाकी लोग जो बोलते हैं, वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होती है। लोन पे लोन दे दिया लोन की किस्त चुकाने के लिए। काइटिंग क्या होती है? जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है तो उसके लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, वहां से पैसे निकाले और उस बैंक को दे दिए, दूसरे बैंक। इससे क्या होता है कि एनपीएस कभी खत्म नहीं होते हैं, वो अंडर द कारपेट चले जाते हैं और घूमते रहते हैं नीचे नीचे। तो ये ऐसी सिचुएशन हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में हुई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर प्रोन नहीं है बैंक फेलियर के। वो भी फेलियर के प्रोन है। और इसमें सिलिकॉन वैली बैंक, जिसमें लास्ट ईयर बहुत बड़ा फेलियर हुआ था यूएस के अंदर, उसके बारे में बताया गया। तो इस बैंक के में एग्जैक्टली फेलियर क्यों हुई बैंक की, ये मैं आपको एक छोटी सी चीज से बता रहा हूँ। तो जैसे इंडिया का आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता है, यूएस अपने फेड रेट को इंक्रीज करता है, तो उसने अपना फेड रेट इंक्रीज कर दिया। फेड रेट जब इंक्रीज हुआ तो उसके बॉन्ड की, गवर्नमेंट के बॉन्ड की यील्ड कम हो गई। अब देखो, ये प्राइवेट सेक्टर को एकदम सेफ माना जा रहा था, इस बैंक को, सिलिकॉन वैली को। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेजर एसेट्स थी ना, जिस पोर्टफोलियो में इसने इन्वेस्ट कर रखा था, इसने पैसे लिए प्राइवेट सेक्टर से, डिपॉजिट कराए, और फिर ये भी तो इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, तभी तो अर्न करेंगे। तो उन्होंने मैक्सिमम मनी पता कहाँ लगा रखी थी? यूएस बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में। अब आपको मैं बताऊं, यील्ड, बॉन्ड की यील्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मार्केट का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल ये है आपका 100 रुपीज का बॉन्ड, और आज करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो ये रिटर्न देने के लिए अश्योर करा है यूएस गवर्नमेंट ने, ताकि आप उसका बॉन्ड खरीद लो 5 रुपीज। ठीक है? या इंडिया का कंसिडर कर लो, रुपी बोल रहे हैं तो। ठीक है? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट मैंने कर दी इंक्रीज 10%। अब इस बॉन्ड की वैल्यू 50 रुपीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को भी मैं ये बॉन्ड देने जाऊंगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग एंड लैंडिंग 10% पे हो रही है। तो मेरे इस बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसको एटलीस्ट 10% का रिटर्न मिले, क्योंकि बाकी जगह पे उसे 10% का रिटर्न मिल रहा है एफडी में, तो वो मेरा बॉन्ड क्यों लेगा? तो वो क्या बोलेगा कि आपका बॉन्ड कितने रुपीज देता है? मैंने उसे बोला 5 रुपीज, तो कह रहा है 5 रुपीज कितने रुपीज का 10% बनेगा? तो मैं बोलूंगा 50 रुपीज। 50 रुपीज का 10% 5 होता है। आपके बॉन्ड ने 5 रुपीज का रिटर्न देना है। तो नाउ ऑटोमेटिकली योर बॉन्ड वैल्यू
वॉट डिक्रीज्ड, और कितनी हो गई, 50। अब सोचो, एसवीबी बैंक ने मेजर इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड में कर रखे थे, और यूएस फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया होगा किस लिए, यूक्रेन के क्राइसिस के बाद इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो यूएस फेड ने इन्फ्लेशन रोकने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, लेकिन इसकी वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से उसके खुद के बॉन्ड की वैल्यू गिर गई, और जिन लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था वो लॉस में चले गए। अब एसवीबी ने, सिलिकॉन वैली बैंक ने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, और जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी तो जो डिपॉजिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, डर जाएंगे कि एसवीबी की पोर्टफोलियो पुअर हो रहा है, और जैसे ही वो पुअर होगा, पीपल विल डू द बैंक रन एंड द बैंक विल बी इन द क्राइसिस। अब इसको देखो, द बैंक्स लार्ज होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड लॉस्ट वैल्यू एज फेडरल रिजर्व रैपिडली हाइक द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम वाज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दैट लॉस्ट अ वैल्यू कॉमन अकरिंग इन द बैंकिंग। तो जैसे ही कोई भी फ्लक्चुएशन आ जाती है जिससे बैंक के एसेट की जो वैल्यू होती है, वो पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो बैंक रन हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो बैंक था, एक सिग्नेचर बैंक, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी लोगों के डिपॉजिटर्स लेके। तो लोग बड़े बुलिश थे क्रिप्टो करेंसी को लेके, फिर अचानक से अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने उसे बैन करना शुरू कर दिया, और क्रिप्टो ने वैल्यू लूज कर दी, तो ये बैंक का भी जो कैपिटल है वो लॉस में आ गई, और ये बैंक भी लॉस में आ गया, तो यहाँ पर भी बैंक रन शुरू हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि देर आर मल्टीपल रीजंस। ये भी दो रीजन बताए हमने, दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक इज नॉट फुल प्रूफ अगेंस्ट बैंक फेलियर्स। ठीक है, बैंक फेलियर्स अगर आपको रोकनी है तो सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो आप ऐसे लॉज बनाओ, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ कि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, और पब्लिक सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। लोगों को ट्रांसपेरेंसी, सच जानने का हक है। लोग सच जानते हैं तो अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, अकाउंटेबिलिटी से जवाबदेही इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये बैंकिंग सेक्टर पे भी, लाइक अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो हमें इस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के डिबेट से निकलकर बैंक बैंकिंग गवर्नेंस की बातों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के डिबेट की बजाय हमें बैंकिंग गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, सबकी CRAR को बेटर करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कहाँ पर बैंक के इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, और ये जो है काइटिंग, ऐसी प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक रघुराम राजन ने खत्म करी थी। मैं चलते चलते तुम्हें बताता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे 2014 में अचानक से एनपीएस कैसे जंप हुए सडनली। एनपीएस पहले से चल रहे थे, तो फिर रघुराम राजन आते हैं और आरबीआई गवर्नर बनते हैं, और वो एक डिजिटाइजेशन करते हैं, वो एक डिजिटल बोर्ड काइंड ऑफ डैशबोर्ड काइंड ऑफ सिस्टम बनाते हैं, और उस बोर्ड काइंड ऑफ सिस्टम में वो ये चेक करते हैं कौन से बैंक के कितने एनपीएस हैं। तो वो देखते हैं कि ए बैंक है, बी बैंक है, सी बैंक है, डी बैंक है, और ये सारी की सारी चीज़ें वो अपने एक ऑफिस में आराम से बैठ के देख रहे होते हैं अपने अदर एडवाइजर्स के साथ। तो उन्हें एक चीज़ पता चलती है कि इस बैंक का जो इंस्टॉलमेंट ऑफ एनपीए जो एसेट्स हैं, लोन, उसकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो हर बार 89th डे को दी जाती है। और उन्होंने देखा सिमिलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 89th डे को इंस्टॉलमेंट पे करी गई, उसके लिए उसी दिन सिमिलर अमाउंट का लोन यहाँ से रेज करा गया। पहले ये चीज़ नहीं पता थी किसी को, इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी और देखा कि ये हर बैंक से हो रहा है, और फिर इन्होंने क्या करा, कारपेट उठा दिया। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो फिर इसको, जो आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करते थे क्योंकि 89th डे
इसकी पेमेंट हो गई इंस्टॉलमेंट की, तो इसे एनपीए घोषित कर दिया गया। वाई? क्योंकि अगर 89th डे किसी और लोन को रेज कर कर अगर इंस्टॉलमेंट पे करी गई है, अर्न करके नहीं करी गई है, तो आप उसको एनपीए क्लासिफाई करो। और जैसे ही बेटा ऐसा हुआ, बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बड़ी चोट पहुंची 2014 के बाद। और गवर्नमेंट इतनी नाराज हो गई कि रघुराम राजन को इमीडिएटली बोला कि आप खाली कर दो। क्योंकि एनपीए जब डिसइंफेक्टेंट, मैंने बताया सनलाइट इज बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो कॉस क्रिएट होता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड सिस्टम हिल गया है। और इससे जिनको बुरा लगता है दे टेक एक्शंस, उन्होंने लिया एक्शंस, क्योंकि इससे मिसट्रस्ट और अनस्टेबिलिटी आ गई गवर्नमेंट में। अब जो आगे मैं बता रहा हूँ उसके कोई फुल तथ्य प्रूफ नहीं है, बट जस्ट सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डिमोनेटाइजेशन वाज डन टू कवर अप दिस थिंग, कि वो एनपीएस लोगों की जेब से निकाल लिया जाए, एनपीएस को कवर करने के लिए पैसा, या हम डिमोनेटाइजेशन से इस एनपीए की प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं। हावेवर, इन द एंड, थैंकफुली, द गुड थिंग वाज, ये यहीं पे नहीं रुका। ये 2017 में एनबीएफसी में स्पिल ओवर हो गया और इसको फिर बोलने लगे फोर बैलेंस शीट सिंड्रोम। लेकिन एक अच्छी चीज हुई, आज हमारे एनपीएस लो है, नीचे आ गए आफ्टर अ 10 years राइड, जिसमें एनपीएस लो रहे और इंडिया ने लो इन्वेस्टमेंट, यानी 2008 तक जब आप इन्वेस्टमेंट देखते थे प्राइवेट सेक्टर की बेटा, तो वो लगभग 38% होती थी ऑफ द जीडीपी। और वो 2014 के बाद 28% ही रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। और ये एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये ये आई इन्वेस्टमेंट एडी को भी इफेक्ट करती है, ईएस को भी। ये बहुत ही वीक हो गया और इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ गिरी रही पिछले बहुत लंबे टाइम तक। सो गवर्नमेंट वाज एनोयड दैट आपने ये एनपीएस करके प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा के लैंडिंग कम करा दी है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर स्ट्रगलिंग, आवर ग्रोथ रेट हैज गॉन डाउन, एंड दिस इज नॉट गिविंग गुड पिक्चर अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है। हावेवर, अब वो एनपीएस जो है काफी हद तक करेक्ट हो गए हैं, सो इन फ्यूचर वी विल सी इंक्रीज्ड लैंडिंग। ठीक है। अगर एक और नई प्रॉब्लम आ गई है कि पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन स्टॉक मार्केट एंड डिपॉजिट्स, बैंकिंग सेक्टर में आजकल लो है बहुत, एफडी बहुत कम करा रहे हैं लोग, उसकी वजह से भी बैंक की कैपिटल सफर हो रही है और वो लैंडिंग कम कर पा रहे हैं। सो इट इज अ क्योस फाइनेंशियल सेक्टर। सो इसमें धीरे धीरे आपको नॉलेज बनेगी, बढ़ेगी। सम पीपल लाइक निर्मला सीतारमन वाज annoyed एंड अरुंधति रॉय ऑफ एसबीआई, जो एमडी थी एसबीआई की, वो ये कह रही थी दिस स्टेप वाज नॉट वाइज बाय मिस्टर रघुराम राजन दैट ही एक्सपोज द एंटायर एनपीए इकोसिस्टम। क्योंकि बेटर ये होता कि आप एनपीएस को धीरे धीरे डिस्क्लोज करते हैं। सो एनपीएस को डिस्क्लोज करना इज नॉट बैड, गवर्नमेंट वाज नॉट सेइंग दिस, वो कह रहे थे एनपीएस को आप स्लो डिस्क्लोज करते, तो स्लो डिस्क्लोज करते तो धीरे धीरे हम बीमारी का इलाज करते, और इतना जो है सडन शॉक नहीं आता, और कैपिटल ये प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में इतना सडन फॉल नहीं आता, तो ये बेटर रहता। तो कुल मिला के इस पर और बेटर डिस्कशन होगी जब आपको बेसिक्स और अच्छे आते होंगे पेपर 2 में। अभी मैं इतना करके छोड़ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस of bank failures, one of and here the private sector bank failures are listed. So NPAs can arise from or due to many problems. In this case, you can see in this case you can see Silicon Valley Bank did nothing wrong. It was a private sector and still it had NPS problem, and that's why we say that gravity
is the basic cause of the fall of the building, because एक्सटर्नल सेक्टर में, रियल इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। एक वॉर हो गया तो फ्लक्चुएशन आ गई, स्टैगफ्लेशन का डर था यूएस को, बैंक के फेड ने रेट बढ़ा दिया तो वैल्यू गिर गई गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। और प्राइवेट सेक्टर जो कि बहुत अच्छे मेजर्स से सेफ्टी से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कर रहा था, उसमें भी क्राइसिस आ गया। तो आप क्या करोगे? So the best thing is, real economy is prone to fluctuations. Real economy is prone to crisis, and that crisis will definitely deteriorate the balance sheets of the real economy of the private sector or the government sector, which will ultimately get reflected into the financial sector balance sheet. So it is better that government creates a capital, a kind of buffer of capital, which it can use from time to time to strengthen the CRAR, capital required adequacy ratio as per the Basel norms 9%, इसको मेंटेन करे। इसके लिए जरूरी है कि ऊपर वाली जो चीज है, न्यूमरेटर प्रोन टू रियल शॉक्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमरेटर को? मतलब ये वन टाइप ऑफ एसेट, ये टू टाइप ऑफ एसेट, थ्री टाइप ऑफ एसेट। थ्री टाइप में मोस्ट रिस्की एसेट है तो उसको कुछ वेट देते हैं, ये वेटेड एवरेज निकालते हैं इन तीनों की। ठीक है, तो अगर थर्ड टाइप में आपका शेयर प्रोपोर्शन ऑफ लोनिंग बढ़ रहा है और वो मोस्ट रिस्की है, तो आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर समझ गए होगे तुम, इंक्रीज हो रहा है। और जो कैपिट नीचे वाला है वो है बैंक की खुद की ओन कैपिटल, या बैंक के शेयर्स में किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इसमें इन्वेस्ट करती रहनी चाहिए, सो दैट दिस रेशो रिमेन्स विद इन कंट्रोल एंड देयर इज नो बैंक रन। और ये करने के लिए आपको बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा कुछ फंड क्रिएट करके रखना चाहिए, बफर। और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सजेशन है। एक अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया था, बैड बैंक। तो बैड बैंक क्या करता है कि ये जो बैड एसेट्स हैं उनको बाय कर लेता है, एक तो ये सजेशन है। दूसरा ये कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इंजेक्ट कर दे कैपिटल मनी, जैसे इंद्रधनुष स्कीम आज सर्च करना बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने इसमें कैसे कैपिटल डाली थी और ये सीआर कंट्रोल में आया। ठीक है, तो economist says that financial crisis is a cycle. It comes after every 20 years. So from time to time, government should allocate some percentage of GDP to this base. ठीक है, और इससे फाइनेंशियल हेल्थ बैंकिंग सेक्टर की बढ़िया रहेगी। ठीक है, ये अब आप फ्यूचर में जब आया करेंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल, मिस मत करना, रीड करना, तो तुम्हें पीछे की पूरी स्टोरी मैंने बता दी है क्या है, और समझ में आएगा। अब एक आर्टिकल रह गया आपका, टैक्स डिलेमा। टैक्स डिलेमा क्या है? टैक्स डिलेमा करने से पहले कुछ की टर्म देखो। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है, टैक्स बॉयंसी क्या होता है? तो टैक्स इलास्टिसिटी होता है कि मैंने अगर जीएसटी का रेट 1% से इंक्रीज करा तो उसका टैक्स का, उससे जो रेवेन्यू आ रहा था उसमें कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो अगर वो इलास्टिक है, तो अगर मैं 1% से जीएसटी का रेट 18 से 19% करूंगा, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू था वो 1% से ज्यादा से इंक्रीज होगा। तो ये अच्छी चीज है कि गलत चीज है? अच्छी चीज, मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। टैक्स इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है, देन दैट इंक्रीज इज जस्टिफिएबल। बट लेट्स से कि मैं अगर टैक्स रेट इंक्रीज करता हूँ 18 to 19% ऑफ द जीएसटी, और मेरा जो टैक्स रेवेन्यू 1% से लेस से बढ़ता है, तो मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। तो जिस टैक्स की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो लेफर करके ऑप्टिमम पॉइंट से दूर है। और दूसरा, इसका मतलब ये भी है कि वो टैक्स इलास्टिक है, वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करता है जब उसमें इंक्रीज आता है। सो better tax elasticity means is the option, better tax elasticity gives you the option to increase tax rates। अब आता है टैक्स बोयंसी। टैक्स बोयंसी ये होता है कि जब जीडीपी में परसेंटेज इंक्रीज हो, इंडिया की जीडीपी अगर 8 से 10% पर चली जाती है, 2% का इंक्रीज होता है, तो इंडिया के टोटल रेवेन्यू
जैसे कि इंडिया का टोटल टैक्स रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का 11% है जीडीपी का। तो 100 रुपए की जीडीपी है तो 11 रुपए उसके टैक्स में होते हैं, रेवेन्यू में। तो अगर जीडीपी 10% से बढ़ गई, 100 से 110 हो गई, तो वो 11 से कितने से बढ़ा? 11 से 10 बढ़ा तो होगा 12.1, 12.1 आपका रेवेन्यू। अगर उससे डबल से बढ़ा होगा, 20% से बढ़ा होगा, तो आपका होगा 2.2%। 2.2 इंक्रीज, रुपी इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो फिर होएगा आपका 13.2 रुपीज इंक्रीज। तो टैक्स बोयंसी अच्छी चीज है। टैक्स बोयंसी जितनी ज्यादा होगी, अ, उतना ज्यादा आपका जीडीपी बढ़ने से टैक्स में इंक्रीज हुआ करेगा। पर अगर किसी कंट्री के अंदर टैक्सेशन बहुत कम है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, टैक्स की इवेजन बहुत ज़्यादा है, टैक्स की चोरी करते हैं सीए की हेल्प से, और रियल एस्टेट पे कोई टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, रूरल सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स की बात ही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन अगर किसी कंट्री में होगी, तो वहां पर जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, उनका टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा से नहीं बढ़ने वाला है। तो टैक्स बोयंसी एक देश की कैसे इंप्रूव करी जा सकती है? इस तरीके से इंप्रूव करी जा सकती है कि ये न्यूमरेटर राइज हो। ये न्यूमरेटर राइज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपको डिजिटाइजेशन कर दिया आपने, डिजिटाइजेशन करो, टैक्स फाइलिंग ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करो, डेटा माइनिंग इस्तेमाल करे गवर्नमेंट, डेटा से सर्च करे कि यार ये लोग कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इनकम कितनी है इसकी, जीपे से पेमेंट कर रहे हो, पेटीएम से पे कर रहे हो, ये सारी का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, तो वो उससे डेटा माइन करके देख सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दिस गाय हैज। उसके अकॉर्डिंग वो उसे उस एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में डाल सकती हैं, और फिर चेक कर सकती हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकती हैं कि ये टैक्स छुपा तो नहीं रहा है। सो इससे टैक्स बॉयंसी बढ़ेगी। तो टैक्स बॉयंसी बढ़ाने के लिए आप डिजिटाइजेशन बहुत हेल्प करेगी आपका। टैक्स फाइलिंग जितनी ज़्यादा होगी, कंपलसरी करेंगे, तब आपका इंक्रीज होगा टैक्स रेवेन्यू। आपकी टैक्स एग्जेम्पशंस जो होती हैं, मींस जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला गया है कि 5 लाख तक आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब आपने टैक्स बॉयंसी घटा दी। ठीक है, ठीक है, घटा। तो टैक्स वोहेंसी इसलिए घटा दी कि मान लो कोई बंदे की 3 लाख रुपए इनकम है, वो 4 लाख होएगी जीडीपी के इंक्रीज होने से, तो क्या वो टैक्स देगा? नहीं देगा। क्यों? 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। तो इफ यू हैव टू इंक्रीज द टैक्स वोहेंसी, यू मस्ट डिक्रीज द टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, और एटलीस्ट यू डू नॉट रेज इट बजट बाय बजट एवरी ईयर, जो कि करने की कोशिश होते हैं कि लोग, मिडिल क्लास जुबिलियंट मूड में होती हैं, खुश होती हैं जब एग्जाम्पशन लिमिट को रेज कर दिया जाता है। फिर रिबेट की अलग लिमिट है कि 5 लाख तक तो टैक्स लगना ही नहीं है, फिर उसके बाद 1.5 लाख तक अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में सेव करते हो जो कि टैक्स एग्जाम्पशन देता है, टैक्स रिबेट देता है, तो आपकी इफेक्टिवली जो एग्जाम्पशन लिमिट है 6.5 लाख हो जाएगी। मीन्स आप इंश्योरेंस खरीदोगे या एचआरए रेंट दिखा दोगे, तो आपका 1.5 लाख तक और इनकम जो है टैक्स में बच जाती है। तो ये टैक्स बोयंसी खराब होती है कंट्री की अगर एग्जाम्पशन लिमिट हो तो। सिमिलरली टैक्स बोयंसी खराब होती है अगर लेस नंबर ऑफ आइटम्स हैं टैक्स के अंदर। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम की वजह से, इंक्रीज होने से देश की जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता, तो टैक्स बोयंसी खराब है। परसेंटेज इन चेंज इन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम आएगा, क्योंकि जीडीपी जिस चीज से बढ़ी उस चीज पर टैक्स ही नहीं है। सो टैक्स बोयंसी इंप्रूव करना किसके हाथ में है? डिजिटाइजेशन करो, टैक्स फाइलिंग कंपल्शन करो, एग्जाम्पशन लिमिट को हटाओ, और मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को टैक्स ब्रैकेट के अंदर, टैक्सेशन के अंदर इंक्लूड करो। अब देखते हैं कि और कुछ डेटा देखो इसमें, और कुछ डेटा देखो। एक और चीज को देखो, ये एक इकोनॉमिक टर्म्स है, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, वैगनर्स हाइपोथेसिस। ये आर्टिकल में नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ वैसे बता रहा हूँ। जैसे जैसे एक टाइम इंक्रीज होता है एक कंट्री का और उसकी जीडीपी ग्रोथ होती है, तो गवर्नमेंट के पास ना वेलफेयर काम करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, अर्बन गवर्नेंस के एमेनिटीज प्रोवाइड करने के लिए प्रेशर बढ़ता है, बिकॉज पीपल गेट एजुकेटेड एंड दे डिमांड मोर अमेनिटीज, मोर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो राइज करता है बेटा। तो उसको राइज कैसे करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके की थ्योरीज बताई गई है। हालांकि इन्हें डिटेल में मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि ये आपके पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। एक थ्योरी ये कहती है वैगनर्स हाइपोथेसिस, जिसमें आपका ना स्मूथली एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, स्मूथली कॉन्स्टेंटली, देखो स्मूथ कर्व है। दूसरी होती है वाइजमैन पिकोक हाइपोथेसिस, देखो इसमें ना स्टेप लाइक बढ़ रहा है,
सडन जंप आएगा अचानक से, फिर वो फ्लैट रहेगा काफी टाइम तक पब्लिक एक्सपेंडिचर, जीडीपी और टाइम, जब तक एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं कर जाता, फिर अचानक से जंप आएगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है। तो रिसेंटली इंडिया के पास जो है बहुत सारी अमेनिटीज को लोग कंसिडर करने लगे हैं, डिमांड करने लगे हैं, और साथ में इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आपका जो है साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रही है, तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो साइबर यूनिट अलग बिठानी पड़ रही हैं उसकी ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो अमेनिटीज, जिनको इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रेशर बढ़ रहा है, और इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है? टैक्स कलेक्शन का। So as the time and GDP or the economy matures and grow, the pressure of public expenditure increases on the government of India, which is has been explained or supported by empirical evidence and the hypothesis created by Wagner's hypothesis, Weizmann-Crick hypothesis. That's why the pressure to increase tax buoyancy and tax elasticity increases on the government of India, and therefore we must do something to increase the tax, and that's why the heading of the आर्टिकल टैक्स रिफॉर्म्स डिलेमा। कैसे करेंगे उससे पहले कुछ और देख लो, फैक्ट देखते हैं कुछ। फैक्ट देखो, सेंटर डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है 51.5%, इनडायरेक्ट 48.5%। तो ये रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव ही है क्योंकि इनडायरेक्ट रिग्रेसिव होते हैं और डायरेक्ट प्रोग्रेसिव होते हैं। और तुमने पढ़ा भी था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डायरेक्ट टैक्स एज डिस्टॉर्शनरी। हावेवर जब हम सेंटर प्लस स्टेट की बात करते हैं तो हमारी रेशो एकदम वियर्ड हो जाती हैं। दैट मीन्स इंडिया में सेंटर और स्टेट के टैक्स को ऐड कर दें तो 60% टैक्स आज भी इनडायरेक्ट आ रहा है। तो दिस इज अ रिग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर which affects poor person more, creates more inequality, and which obviously creates more dead weight loss and pushes the society to a lower indifference curve. So ये आपको पता होना चाहिए वेलफेयर कम होता है। तो अब देखो लोकल टैक्सेस के बारे में, देखो प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है सर्कल रेट और स्टैंप ड्यूटी इन पर बेस होता है। ठीक है, और ये ना एक बार नेगोशिएट होके एक बार डिसाइड होती है और बहुत लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व कैसे करें? सोचो कि एक अर्बन एरिया में एक प्रॉपर्टी है, 10 साल पहले उसका सर्कल रेट जो था और जो स्टैंप ड्यूटी थी आज भी चेंज नहीं हुई है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट वुड बी लूजिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू दैट, क्योंकि सर्कल रेट चेंज नहीं हुआ, स्टैंप ड्यूटी चेंज नहीं हुई। तो इसलिए बेटर सजेशन दिया है ऑथर ने, ये कहा है कि आप उसे लंबे टाइम तक चेंज नहीं कर सकते, आप हर दूसरे साल चेंज करोगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो आप उसको ये बोल दो कि हम चेंज ही नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट है, बट वो इंडेक्स्ड है विद इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा करेगी स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी भाई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्टैंप ड्यूटी क्यों ना बढ़े, सर्कल रेट क्यों ना बढ़े। सर्कल रेट के अकॉर्डिंग फिर स्टैंप ड्यूटी देती पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक अच्छा सजेशन है, इंडेक्स कर दो विद इन्फ्लेशन, किसको? स्टैंप ड्यूटी को और सर्कल रेट को। सर्कल रेट अगर बढ़ रहा होगा, इंडेक्स होगा इन्फ्लेशन से, तो स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ेगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये लोकल टैक्स में इंप्रूव होगा कलेक्शन, और फिर लोकल अमेनिटीज गवर्नेंस भी इंप्रूव होगी। ठीक है, और इसके ऊपर एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है जो पेपर 2 में बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी इतना काफी है। फिर मैंने पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में तुम्हें बता ही दिया है ना। अब देख रहे हो ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, ये रेशो है, रेशो है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,84,000 है सालाना, पर कैपिटा इनकम। 1,84,000 का 236%।
बढ़ावे से, तो ये शायद 3 लाख 4 लाख क्रॉस कर जाएगा। इतनी इंडिया में इफेक्टिव टैक्स एग्जेम्पशन है, थ्रेशोल्ड। तो ये जो रेशो है ना, ये परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी ना, उतने कम टैक्स पेयर होंगे। क्योंकि जितनी ये ज्यादा हुई, इफेक्टिव इफेक्टिवली टैक्स लाइबिलिटी तो हुई नहीं ना, क्योंकि एग्जेम्पशन है। तो ये रेशो जितनी लेस होगी, उतना ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी होगी, और टैक्स कलेक्शन होगी, और टैक्स बोयंसी एक कंट्री के अंदर होगी। इस रेशो से मेजर करते हैं इफेक्टिव एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड पर कैपिटा इनकम। तो हमारी कंट्री में ये बहुत हाई है, 236%, और पहले तो 300 समथिंग% थी। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये 150% से ज्यादा नहीं होती है। तो ये एक अच्छी टेक्निकल टर्म है, जिसको आप कोट कर सकते हो जब भी टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में। इफेक्टिव एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड अपॉन पर कैपिटा इनकम। So the lower it is, the better tax buoyancy. The more tax collection, better equipped the government will be to incur public expenditure. तो मैंने लगता कि ये टैक्स बुओयेंसी जितनी ज़्यादा बेटर होएगी, इम्प्रूव होएगी, तो आपकी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की हाइपोथेसिस है, वो पिकॉक वाली नहीं, वैगनर वाली अप्लाई होएगी, क्योंकि स्मूथली आप इंक्रीज कर पाओ। इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन जो टैक्स पेयर हैं, तो इंडिया में अगर 100 बंदे एडल्ट हैं, तो केवल 2.2 लोग ही टैक्स पे करते हैं। यूएस में 50.1%। अब टैक्स रिटर्न फाइल करना अलग चीज है। तो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं इंडिया में 6.2 करोड़ पीपल, लेकिन एक्चुअली में पे कितनों ने किया? 1.9 करोड़। तो इम्पोर्टेंट क्या है 1.9 करोड़? क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो वहीं से आया। अब ये टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग कौन है? जिन्होंने वेरियस रिबेट्स, एग्जेम्पशंस इस्तेमाल करी और टैक्स नहीं दिया। तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ता, टैक्स पे करने से बढ़ता है। हाउएवर रिटर्न फाइल करने का कुछ बेनिफिट है कि एटलीस्ट वो गवर्नमेंट की नज़र में आ चुके हैं। गवर्नमेंट को पता है दीज पीपल आर अर्निंग दिस मच एंड दिस इज देयर टैक्स फाइलिंग। So if government will not raise the tax exemption limit, eventually these tax filers will get rich and they will start filing the tax return. So even this increase in tax return filed at least improves the data with which government can work upon and increase the tax collection. But actually में income tax paid by 1.9 करोड़ people. ठीक है। तो इस आर्टिकल की समरी क्या है बेटा? काफी चीज तो मैंने बताई दी। इसमें ये है, ये जो मैडम है ये कह रही है जीडीपी की ग्रोथ के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जरूरी है, क्योंकि एडी इक्वेशन में C+I+G भी है, जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डिमांड करता है। वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, वैगनर्स हाइपोथेसिस। तो जीडीपी को भी ग्रो कराएगा, और उसको फाइनेंस करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। कहाँ से लाओगे? टैक्स से। तो इन्होंने दो सजेशन दिए हैं टैक्स को इम्प्रूव करने के। एक सजेशन है टैक्सिंग एग्रीकल्चर, और एक है एडजस्टिंग एग्जम्पशंस। टैक्सिंग एग्रीकल्चर के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि टैक्स एग्रीकल्चर में क्या ही करोगे भाई तुम, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेंसस ऑफ इंडिया ये बताता है कि स्मॉल फार्मर्स कैटेगराइज करता है। स्मॉल फार्मर कौन होते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक लैंड है, मार्जिनल बिलो 1 हेक्टेयर लैंड, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर लैंड, लार्ज 10+ हेक्टेयर लैंड। तो वो कहते हैं इंडिया में एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग पता है आपको? 2015-16 के अंदर एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा है 1.8 हेक्टेयर है, जो कि 1970 में 2.28 हेक्टेयर थी। तो फैमिलीज ग्रो होती गई, भाई अलग होते चले गए, भाइयों में प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, और आज हेक्टेयर ऑफ लैंड 1.8 हो गया, और अब ये शायद और भी कम हो चुका होगा। तो एवरेज होल्डिंग इतनी है, तो फिर इनकम तो क्या ही होती होगी? फिर जब इनकम ही नहीं होती तो टैक्स किसे करें? सो व्हाट इज द यूज?
एवरेज होल्डिंग ही बहुत लो है। दूसरा कंप्लायंस कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडम स्मिथ क्या इकोनॉमी, कैनन इकोनॉमी थी टैक्सेशन पे, वो कहता था कि आपको उस कमोडिटी को टैक्स करना चाहिए जिसमें आप टैक्स करो, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो आपने सैलरी पे करी ऑफिसर्स को और जो एक्सपेंडिचर करा वो कम हो। सपोज करो मैं कोई एक्टिविटी पे टैक्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ, ए एक्टिविटी पे प्रोडक्शन की, और वहां से मुझे 10 रुपीज मिलेंगे टैक्स कलेक्ट करने में। लेकिन उस टैक्स को कलेक्ट करने में मेरे लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी एज एन IRS ऑफिसर वो 20 है। तो भैया नेट तो लॉस ही होगा सरकार का। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी होती है एक टैक्स की, एक कंप्लायंस कॉस्ट भी होती है। उसके लिए एक स्टाफ बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, इन सब की कॉस्ट होती है। और कंप्लायंस कॉस्ट मींस उसको कंप्लाई करने के लिए फार्मर को भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करना, वेरियस डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, वेरियस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, वो उसकी कॉस्ट बढ़ाएगा। तो वो कोशिश क्या करेगा, अपनी इनकम को छुपाएगा, तो टैक्स ही नहीं भरेगा। कंप्लायंस कॉस्ट अगर हाई होगी तो पीपल डोंट वांट टू पे द टैक्स, दे ट्राई टू हाइड द इनकम। इजी नहीं है उनके लिए, वो कॉस्टली बना दिया आपने। तो ये दो आर्ग्यूमेंट है कि क्यों एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होना चाहिए। बट फिर इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है मैडम ने। एक तो कह रहा है कि वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, तो उससे क्या होगा, टैक्स फाइलिंग, तो उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जाना ही नहीं, ऑनलाइन जाके भर दो, सिंपल। और कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मत मांगो। तो वॉलंटरी टैक्स फाइलिंग होगी तो कंप्लायंस कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत दोनों ही कम होगी, इंटरनेट से वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस। अच्छा, फिर दूसरा बात आई पुअर फार्मर की, तो कह रहे हैं इसमें भी एग्जाम्पशन दे दो आप, इनकम टैक्स में तो देते ही हो, गवर्नमेंट सर्वेंट को भी तो देते हो, यहाँ पर भी दे दो। एग्जाम्पशन दे दो कि जिसके पास 10 हेक्टेयर से लैंड कम है वो टैक्स नहीं भरेगा। वो टैक्स नहीं भरेगा जिसके पास 10 हेक्टेयर से लैंड कम है। तो आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी, मार्जिनल फार्मर्स वो भी डिफीट हो गई। तीसरी चीज एक और बेनिफिट भी है, ये एग्रीकल्चर पे टैक्स ना लगा के एक और प्रॉब्लम भी होती है कि लोग अदर एक्टिविटी से पैसे कमा के उसे एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं। तो ये ब्लैक मनी को जनरेट करती है। तो ब्लैक मनी किसी गलत काम से या किसी और एक्टिविटी से मैंने पैसा कमाया और उसको छिपाया और उसको मैंने एग्रीकल्चर इनकम में दिखा दिया। तो अगर मैंने उसको एग्रीकल्चर इनकम में ना दिखाता, मेरे खुद के कोचिंग बिजनेस से मैं अगर कुछ अर्निंग करता हूँ और इसे मैं एग्रीकल्चर इनकम में दिखा देता हूँ किसी तरीके से, तो मेरे को टैक्स नहीं देना। बट अगर मैं इसे सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन स्टार्टअप में रिफ्लेक्ट करूंगा तो मुझे टैक्स देना है। तो आपने एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है लोगों को टैक्स छिपाने का, टैक्स हेवन बोलते हैं इसे, एग्रीकल्चर। तो टैक्सिंग एग्रीकल्चर जो है टैक्स इवेजन को रिड्यूस करेगा और टैक्स बेस तो बढ़ाएगा ही। सो दीज आर द arguments. So this is how the tax dilemma problem, taxation reform is required. So to incur more public expenditure, and for that we need to tax agriculture and reduce the exemption limits, or at least don't raise those exemption limit। क्योंकि जैसे ही कोई प्रमोट होके इनकम उसकी 6 लाख होगी तो वो टैक्स ब्रैकेट में तो आएगा, लेकिन अगर एग्जाम्पशन लिमिट को फिर अगले बजट में 6 लाख कर दोगे तो वो कभी भी नहीं आएगा। और हालत आपने देखी ली है, 2.2% ऑफ अडल्ट आर पेइंग टैक्सेस इन इंडिया। ठीक है। और फिर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं वेरियस बातों पे कि R&D पर स्पेंडिंग क्या करती है, 0.68। इसराइल तो 4.4+% कर रहा है। तो भाई करे कहाँ से, पैसे तो हम लोग देते नहीं है। तो टैक्स ही नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी। सो nowadays government is under fire due to more taxation, but now you understand there are always different sides of the story. Truth is never absolute, ट्रूथ हैज मल्टीपल साइड्स। जैना फिलोसफी में जब ये पढ़ोगे आप, अनेकांत वदा, तो आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड।
नो ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, देर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड। तो गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम्स हैं। सो गवर्नमेंट इज अग्रेसिव nowadays on the tax stance because it knows this hypothesis, its burden is going to increase. People are getting smart. If we have to keep them united in a nation and don't have to let them ask for a separate nation, और सेशनिज्म की टेंडेंसी नहीं आने देनी है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर, बेटर वेलफेयर, सो दैट एवरीबॉडी फील्स देखो हमें इस घर में रहने में फायदा हो रहा है, तो उसके लिए टैक्स भी चाहिए। ठीक है, तो यही है। फिर करेंगे अब नेक्स्ट एडिटोरियल क्लास। ठीक है बेटा, ओके देन, काम कर। थैंक यू सर। ओके।